हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे ऐसे टॉपिक से जो ज़्यादा इंडियंस को पता नहीं है। क्योंकि क्या है, अपने को बस यही पता है कि हिटलर ने 60 लाख जीव मार दिए, स्टालिन ने 50 लाख लोग मार दिए, ये जो डिक्टेटर्स हैं इन्होंने बहुत बुरा किया, वेस्ट वाले बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो आज उन्हीं का जो हिपोक्रेटिक नेचर है ना, उसको थोड़ा आज अपन एक्सपोज करेंगे। तो आज थोड़ा टॉपिक डिफरेंट है रेगुलर से। आज अपन बात करेंगे बंगाल फेमान 1943। इसको मैं होलोकॉस्ट भी कहेगा, क्योंकि इसमें 25 से 30 लाख लोग सिस्टमेटिकली मारे गए। क्यों? जानबूझ के मार दिए। क्यों? क्योंकि उनको वॉर जीतना था। उन्होंने जानबूझ के कहा ये मर रहे तो मरने दो, लेकिन फूड सप्लाई अपने घर में रहेगी, स्टोरेज में रहेगी, लेकिन उन्होंने फूड लोकल्स को नहीं दिया और वो वैसे ही भूखे, स्टारवेशन से, मलेरिया से 25 से 40 लाख लोग मर गए। तो आज यही ये डेमोक्रेसी के रखवाले, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इनके थोड़ा आज कपड़े फाड़ते हैं। चलो, ये बात है जब इंडिया आज़ादी में नहीं था, इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया था। और सबको पता ही है कि जैसे ही जापानीज आक्रमण हुआ बर्मा साइड, उन्होंने 1942 में पूरा कैप्चर कर लिया। और उसकी वजह से उसके बाद वहाँ के जो भी ट्रेड्स थे वो सारा सस्पेंड हो गया। और बंगाल में 1943 में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया। तो जैसे मैं आपको बोला, 1942 में ये बंगाल से नज़दीक पास वाला ये पूरा बर्मा बॉर्डर है। यहाँ पे जापानीज इंटरवेंशन था, कंट्रोल था। तो जैसे ही बर्मा जापानीज कंट्रोल चला गया, तो वैसे ही वहाँ के जो भी इंपोर्ट्स होते थे, राइस और बोट, वो पूरा स्टॉपेज लगा दिया ब्रिटेन गवर्नमेंट में। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो भी क्रॉप्स का इंपोर्ट हो रहा था, मेनली था राइस, उसके ऊपर पूरा बैन लग गया। और उसके बाद कॉजेस ऑफ फेमाइन में बहुत है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। और वो जो भी फूड्स थे वो जानबूझ के प्राइजेस बढ़ाए गए, क्योंकि वो लोकल्स को मतलब लोकल्स को अफोर्ड ना हो सके। और वो पूरा जो भी राइस का प्रोडक्शन है वो पूरा बंगाल का मिलिट्री के हाथों में चला जाए। तो उन्होंने जानबूझ के इन्फ्लेशन बढ़ाया। उसके बाद बर्मा की तरफ से पूरा राइस इंपोर्ट बंद हो गया। उसके बाद एक ब्रिटिश एक पॉलिसी लेके आए थे, डिनाइल पॉलिसी, जो मेनली वॉर के टाइम यूज़ करते हैं, स्कॉर्चेड अर्थ टैक्टिक्स। इसमें आप आपका ओपोनेंट जो भी बेचता है, जैसे अभी रशिया वाला, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे हुआ कि वेस्ट को पता था कि रशिया मेनली बेचता है ऑयल, गैस, नेचुरल रिसोर्सेज बेचता है। तो उन्होंने जानबूझ के उसके ऊपर प्राइस कैप लेके आए। क्यों? वो चाहते नहीं थे कि रशिया को वॉर के लिए पैसा आता रहे। अगर उसको वॉर के लिए पैसा आता रहेगा तो वो कंटिन्यूसली वॉर करता रहेगा और उसको फंडिंग कंटिन्यूसली आती रही। यही प्रैक्टिस उन्होंने, मतलब तो उन्होंने प्राइस कैप लेके आए। क्यों? क्योंकि वो रशिया के पास पैसा कम जाएगा। तो वैसे ही इसी टैक्टिक्स में क्या होता है कि आपका जो ओपोनेंट है वो जो भी बेचता है उसको आप कुछ खरीदो मत और उसको कुछ बेचो भी मत। तो वैसे ही जैसे ही वो 1942 में बर्मा कोलैप्स हो गया, वो उनके जापानीज कंट्रोल में चला गया, वैसे राइस इंपोर्ट पूरा बंद कर दिया। और जो भी राइस प्रोडक्शन बंगाल में हुआ था वो पूरा गवर्नमेंट ने खरीदी कर लिया। और जो भी
चाहिए वो पूरा हाइपर प्राइस में चला गया, तो उसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन भी क्रिएट हो गया और लोगों के पास पैसा भी नहीं बचा। तो मिलिट्री ने पूरा वो जो भी प्रोडक्शन हुआ था वो खरीद लिया। तो जैसे ही लोगों के पास बचा नहीं, तो उन्होंने वहाँ पे स्टारवेशन, मलेरिया एक मेन डिसीज़ था जहाँ पे होने लगा। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन स्टार्ट हुआ बिहार से उड़ीसा की तरफ और झारखंड की तरफ। और जैसे ही ये पता चला गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया, उन्होंने सीधा कह दिया कि अपने को ग्रेन्स इंडिया में शिफ्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं, मर रहे हैं तो मरने दो, हमको कुछ लेना देना नहीं। इसमें चर्चिल का एक सबसे फेमस स्टेटमेंट है, अगर इतनी भूखमरी है तो अब तक गांधी क्यों नहीं मर गया। इतने तो ये रेसिस्ट थे और ये अपने को आज सिखा रहे हैं कि यार भाई तुम तो बहुत ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हो कश्मीर में, अपने यहाँ पे मुस्लिम्स बहुत डर के जी रहे। तो जैसे ये क्योंकि वो पूरा चर्चिल गवर्नमेंट का फेलियर था। जैसे ये 1945 में एक कमीशन बना, उन्होंने एक्नॉलेज भी किया कि ये पूरा फेलियर था गवर्नमेंट का। तो यही होता है कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर मैनेजमेंट ना करे तो उसकी वजह से कई लाख लोग सफ़र कर सकते हैं और कई लाख लोगों की जान भी जा सकती है। तो और ये प्रिवेंटेबल था, ये उन्होंने बाद में एक्नॉलेज भी किया। तो मैं आपको एक फेमस कोट बताता है ना, उसी टाइम पे चर्चिल बोल रहा था कि अगर फूड वहाँ पे नहीं है तो गांधी अभी तक क्यों नहीं मरा। तो ऐसे थे वो रेसिस्ट थे। उसके बाद एक वेल नोन नोबल लिटरेट है, सबको पता है, अमर्त्य सेन। तो उन्होंने भी कहा था कि ये सबसे बुरा फंक्शनल डेमोक्रेटिकली एक फेमन क्रिएट किया था। तो नेहरू जी भी वो कह रहे थे कि ये बहुत एक गवर्नमेंट का फेलियर था उस टाइम पे। चर्चिल ने सीधा बोल दिया था अगर मर रहे तो मरने दो, हमको क्या करना है। और यही अपने को आज दुहाई देते हैं कि यार मुस्लिम्स के राइट्स बहुत खतरे में है। तो वही कह रहा था, मेरा लेसन आज यही रहेगा कि गवर्नमेंट प्रॉपरली इंटरवेन नहीं करेंगी तो बहुत लोग सफ़र कर सकते हैं। और डेमोक्रेसी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन और जो ब्यूरोक्रेसी है वो अगर अच्छे से काम करेंगे तो फेमाइन का बहुत ज़्यादा चांसेस कम है और अपन उसके ऊपर मात कर सकते हैं। तो वही है कि एक बंगाल एक मैन मेड ट्रेजेडी था जो वेस्ट ने अभी तक अपने से छुपा के, मतलब वो कंटिन्यूसली आपको बस यही बताएंगे कि हिटलर ने जूस मार दिए, लेकिन वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि यार हमने तो 40 लाख लोग मार दिया बंगाल में। वो कभी ऐसे ओपनली नहीं कहेंगे, लेकिन वो बस क्या कहेंगे, स्टालिन ने जो कॉमन एग्रीकल्चर सिस्टम था उसमें ऑथोरिटेम रिजिम ने ऐसा किया, इसने वैसा किया, लेकिन हमने क्या कॉलोनिज्म में किया ये वो कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वही तो हार्ड है। अभी लास्ट मंथ आपने सबने देखा होगा, एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था कि ब्रिटेन ने $45 ट्रिलियन ये लूट लिया। कहाँ? जब इंडिया उनका एक कॉलोनी था। तो ऐसे तो वो लुटेरे लोग हैं, और जो आज अपने को ज्ञान दे रहे हैं, जो इंडस सिविलाइजेशन से अभी तक चल रहा है, ऐसे ओल्ड सिविलाइजेशन को वो अभी सिखा रहे हैं कि आदमी को कैसे बनना चाहिए। तो ऐसे तो दोगले लोग हैं। चलो ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए वो कमेंट में मेंशन करो। थैंक यू।